ऑपरेशनल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय बैंक्स फॉर ई-केवाईसी एक्सरसाइज। तो ई-केवाईसी एक्सरसाइज के लिए बैंक्स प्रोसीजर कौन सा फॉलो करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो बैंक जो कि यूआईडीआई का जो ई-केवाईसी सर्विसेज है उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको KUA को यहां पर साइन करना पड़ेगा। यानी कि KUA क्या है? इट इज KYC यूजर एजेंसी एग्रीमेंट। इट इज KYC यूजर एजेंसी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को यहां पर साइन करना पड़ेगा यूआईडीआई के साथ, अगर वो यहां पर यूआईडीआई के ई-केवाईसी सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो पहली चीज ये है कि वो साइन करेंगे एग्रीमेंट को, एंड फर्दर उसके बाद उनको स्पेसिफिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि वो ई-केवाईसी सर्विसेज जो है उनको अलग अलग डिलीवरी चैनल्स पर उनको यूज कर सके। ठीक है, यानी कि जैसे अगर बायोमेट्रिक्स करना चाहिए उसके रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर अपडेशन चाहिए, हार्डवेयर अपडेशन चाहिए, तो वो सब चीजें यहां पर उनको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। उनको एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी बनानी पड़ेगी ताकि ई-केवाईसी का जो प्रोसेस है वो जितने भी कस्टमर सर्विस पॉइंट्स हैं, चाहे वो बैंक ब्रांच है, चाहे वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर्स हैं, उन सभी पर वो इनका इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, देन इट इज बेसिकली रिलेटेड टू ये जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे ये यहां पर यूआईडीआई का जो एपीआई है यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है उसको ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। एंड फर्दर डिफाइन प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग कस्टमर ऑथराइजेशन। तो हमें एक प्रोसेस ये भी बनाना है। देखिए पहली चीज तो ये होगी, हमने यूआईडीआई के साथ तो साइन कर लिया एग्रीमेंट, ठीक है, यूआईडी के साथ साइन कर लिया, उसके बाद सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट भी कर दी। मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया जो यहां पर यूआईडीआई के प्रोटोकॉल से मिलता जुलता है, बट साथ ही साथ मुझे यहां पर एक कंसेंट भी तो लेना है। किससे? यूजर से कंसेंट लेना है जब मैंने यूआईडीआई से उसका डाटा फेच करना है। ठीक है, तो उस कंसेंट से रिलेटेड, उस ऑथराइजेशन से रिलेटेड मुझे यहां पर सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि मैं यहां पर ई-केवाईसी की रिक्वेस्ट डाल पाऊं। किसके पास? यूआईडीआई के पास, एंड यूआईडीआई मेरे पास वो डाटा जो है वो यहां पर शेयर कर पाए। ठीक है, एंड फर्दर दिस ऑथराइजेशन कैन बी इन फिजिकल मैनर। तो ये फिजिकल मैनर पे भी हो सकती है जहां पर हम एक्सप्लिसिट कंसेंट लेते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब है एक्सप्रेसिव कंसेंट लेते हैं कस्टमर का कि हम आपका डाटा जो है फेच करेंगे जिसमें आपका नेम, जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो फोटोग्राफ है वो हमारे साथ ऐसे शेयर होगा, एंड फर्दर दैट इज रिलेटेड टू इट। तो ये KUA करना पड़ता है, दैट इज जो आपको यहां पर अग्रीमेंट है वो साइन करना पड़ेगा जिसे हम KYC यूजर अग्रीमेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड KYC यूजर एजेंसी अग्रीमेंट। आफ्टर दैट इट इज अ सर्विस एट द काउंटर्स। अब जो भी डिफरेंट काउंटर्स होते हैं बैंक में उनके सर्विसेज के बारे में, तो यहां पर एक सिंपल सा आइडिया आपको देना चाहता हूं। कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं ये। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस एंड वर्किंग आवर्स के बारे में बताएं तो एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी वर्किंग आवर्स हैं, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स वी एक्सपेक्ट देम कि वो अपनी सीट्स के ऊपर ही मौजूद रहें, एंड ये ना हो कि कोई भी कस्टमर अनअटेंडेड रहे। एंड फर्दर जो भी कस्टमर यहां पर क्लोज ऑफ बिजनेस आवर्स से पहले ब्रांच में एंटर कर गए उनको एंटरटेन करना जरूरी बन जाता है। एंड फर्दर जो भी डिस्प्ले नॉर्म्स है यानी कि जो भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, बिजनेस ट्रांजेक्शन के टाइम है, वो यहां पर डिस्प्ले होना चाहिए ताकि कस्टमर्स को भी कोई दिक्कत ना हो, कस्टमर्स को भी पता चल पाए कि क्या टाइमिंग है। एंड प्रोमिनेंटली उन प्लेसेस के ऊपर ये जो टाइम नॉर्म्स है विजिबल होने चाहिए जहां पर इजीली ये पता लग जाए। ठीक है, तो एम्प्लॉयज को भी दिखने चाहिए एंड जो कस्टमर्स है उनको भी दिखने चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयज है वो भी इनसे अध्ययन कर पाए। देन इट इज रिलेटेड टू बैंक्स टू इशू इंस्ट्रक्शंस टू ऑल द कस्टमर्स हु एंटर द, यानी कि जो भी यहां पर कस्टमर्स आपके बिजनेस आवर्स के बंद होने से पहले, बिजनेस आवर्स के खत्म होने से पहले ब्रांच में एंटर कर गए, आपको उन्हें एंटरटेन करना ही पड़ेगा। एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस आवर्स फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। देखिए कैश ट्रांजैक्शंस के लिए टाइम जो है लिमिट है, जैसे मान लीजिए 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपके कैश की लिमिट है, लेकिन जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है वो तो डील की जा सकती हैं। सो स्टाफ एट द काउंटर्स मे एंटरटेन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड बिजनेस आवर्स। यानी कि ठीक है ना यार, बिजनेस जो बैंक है लेकिन उस टाइमिंग को भी यहां पर डिस्प्ले करेंगे कि एक्सटेंडेड बिजनेस आवर कौन कौन से है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस यहां पर हो सकती हैं ड्यूरिंग दोज पर्टिकुलर एक्सटेंडिंग आवर्स। तो पहली ऐसी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आपको बताता हूं जो वोचर जनरेटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है, जहां जो वोचर जनरेटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, जैसे कस्टमर को पासबुक इशू करना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करना है, दैट इज नॉट वाउचर जनरेटिंग ट्रांजैक्शन। अगर चेकबुक इशू करना है तो भी वो वाउचर जनरेटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर हमने टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट को डिलीवर करना है एंड फर्दर हो सकता है शेयर एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसे एक्सेप्ट करना है, क्लियरिंग चेक को एक्सेप्ट करना है, बिल्स की कलेक्शन को एक्सेप्ट करना है, तो ये ट्रांजैक्शंस में आपके पास कोई भी वाउचर जनरेट नहीं होगा, इनमें आपके पास कोई भी वाउचर जनरेट नहीं होगा। इसके अलावा नॉन
कैश वाउचर जनरेटिंग ट्रांजेक्शंस भी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई टीडीआर यहां पर इशू करनी, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो यहां पर इशू करनी। देखिए इशू करने में और डिलीवर करने में फर्क है। जब हमने इशू करनी है तो उस टाइम पर क्या करना होगा, उस टाइम पर हमें अकाउंट को डेबिट भी करना होगा एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट में पैसा क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर देखिए जब इशू करते हैं तब वहां पर ट्रांजैक्शन में हमारे पास एंट्री होगी। इसी तरह से अगर हम यहां पर लॉकर रेंट ड्यू हो गया है उसके लिए कोई चेक एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वहां पर आप उसके अकाउंट को डेबिट करके जो अपना रेंट ड्यू है उसे यहां पर रिसीव करेंगे। फर्दर अगर ट्रैवलर चेक इशू करना है तो भी अकाउंट को यहां पर डेबिट करके इशू करना पड़ेगा। अगर गिफ्ट चेक करना है तब भी ऐसा करना पड़ेगा। अगर हमने इंडिविजुअल, अगर मान लीजिए पर्सन ने रेमिटेंसेस करवानी है उसके लिए पर्सन चेक दिया है तो वहां पर भी हमें वाउचर जो है वो यहां पर जनरेट करना पड़ेगा। एंड देन इट इज रिलेटेड टू अनइंटरप्टेड सर्विसेज की कोई भी काउंटर जो है वो अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स एंड अनइंटरप्टेड सर्विस इज रेंडेड टू द कस्टमर्स बाय मेकिंग एडिक्वेट रिलीफ अरेंजमेंट। अगर कोई यहां पर आपके पास कोई पर्सन छुट्टी पर भी है तो एडिक्वेट अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी कि कस्टमर को किसी तरह की दिक्कत ना आए, अनइंटरप्टेड सर्विसेज उनको मिलनी चाहिए। देन इट इज रिलेटेड टू गाइडेंस टू द कस्टमर्स। तो सभी ब्रांचेज में एक्सेप्ट वेरी स्मॉल वन ब्रांचेस जहां पर 2 स्टाफ है उनको छोड़ करके हर एक ब्रांच में इंक्वायरी काउंटर या फिर मे आई हेल्प यू काउंटर होने चाहिए। ऐसे काउंटर जो है ये ब्रांच में ऐसी जगह पर होने चाहिए जहां पर एंटर करते पर्सन जो है वहां पर पहुंच जाए। एंड फर्दर सच काउंटर में एक्सक्लूसिवली अटेंड क्वेरीज और मे बी कंबाइंड विद अदर फंक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो डिपेंड करते हुए कि आपके पास स्पेशल कोई पर्टिकुलर सीट रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रांच का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो वहां पर एक स्पेशल काउंटर बन सकता है रिलेटेड टू द इंक्वायरी काउंटर और मे आई हेल्प यू काउंटर बन सकता है जो सिर्फ और सिर्फ क्वेरीज को ही डील करेगा। लेकिन अगर ब्रांच का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्यादा छोटी ब्रांच भी नहीं है, तो उसके केस में इस फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ दूसरी ड्यूटीज के साथ मर्ज करते हुए यहां पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एंड देन इट इज रिलेटेड टू कंप्लेंट बॉक्स एंड बुक। तो एक कंप्लेंट कम सुजेशन बॉक्स जरूर होना चाहिए बैंक प्रीमिसेस में, ताकि अगर किसी कस्टमर को किसी तरह की दिक्कत आ रही है, किसी तरह की परेशानी आ रही है, वो वहां पर अपनी कंप्लेंट को डाल सके। इट शुड बी डिजाइन्ड सो एज टू इंस्टेंटली प्रोवाइड कंप्लेनेंट विद द एक्नॉलेज्ड कॉपी टू द कंप्लेंट। ठीक है, यानी कि इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि जैसे ही कंप्लेनेंट जो है कोई कंप्लेंट डालता है तो उसे एक्नॉलेजमेंट भी मिल पाए कि उसकी जो कंप्लेंट थी वो यहां पर रिसीव हो गई है। बैंक शुड टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इंट्रोड्यूस द सेम फॉर इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी एट ऑल ऑफिसेज ऑफ द बैंक। तो बैंक को इस चीज के लिए एफर्ट्स करने चाहिए कि यहां पर जो कंप्लेंट बॉक्स है, कंप्लेंट बुक है, ये सभी ब्रांचेज में इंट्रोड्यूस हो पाए एंड हर एक ब्रांच में सेम ही क्राइटेरिया रहे। दैट इट इज रिलेटेड टू बैंकिंग फैसिलिटी टू द विजुअली चैलेंज। तो जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे चेक बुक है, चाहे थर्ड पार्टी चेक है, एटीएम फैसिलिटी है, नेट बैंक फैसिलिटी है, लोकर फैसिलिटी है, रिटेल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी इनवेरिएबली ऑफर्ड टू द विजुअली चैलेंज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं है कि आप विजुअली इंपेयर्ड को इन फैसिलिटीज को नहीं प्रोवाइड करेंगे, विजुअली इंपेयर्ड को आपको इन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, हाँ, लेकिन उसके रिलेटेड आपको जहां कहीं भी रिक्वायरमेंट है आपको विटनेस लेने की, उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक जैसे हम अगर विजुअली इंपेयर्ड पर्सन को अगर एटीएम फैसिलिटी इशू कर रहे हैं, सो वी कैन डू टेक a written request from the concerned person, a written request from the concerned person with the suitable witnesses. Okay, then it is related to fair practice code, display of bank service charges। तो सर्विस चार्जेस देखिए, बैंक जो है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पूछ पाछ करके उनके अप्रूवल के साथ सर्विस चार्जेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कितने भी चार्जेस लगा सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये बनती है कि जो भी सर्विस चार्जेस लिवाई किए जाएंगे, यानी कि जो भी सर्विस चार्जेस लगाए जाएंगे वो यहां पर रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनरीजनेबल अमाउंट के आप सर्विस चार्जेस लगा दे, आपको जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ही आपको यहां पर चार्जेस लगाने पड़ेंगे। एंड फर्दर आपको यहां पर जो चार्जेस है वो आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो आप क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज के हिसाब से ये चार्जेस आप लगाएंगे। एंड आल्सो डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड होना चाहिए जहां पर जो भी ये चार्जेस आप लगा रहे हैं, कस्टमर को लिवाई कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड की जाए। सो वेदर दीज आर सर्विस चार्जेस, वेदर इट इज रिलेटेड टू द ग्रीवेंस रिड्रेसल और एनी अदर नोटिसेस दैट मस्ट बी अवेलेबल ऑन द नोटिस बोर्ड इटसेल्फ। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड होगा जहां पर सारी की सारी डिटेल्स आपको दे रखी हैं एंड नोटिस बोर्ड यहां पर पीरियोडिक बेसिस पर अपडेट होना चाहिए। ऐसा
नहीं नोटिस बोर्ड लगा दिया जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो दैट शुड बी अपडेटेड। एंड यहां पर जो बैंक है उनको इंटरेस्ट रेट्स एंड फर्दर जो भी सर्विस चार्जेस हैं उन्हें यहां पर विजिबली शो करना चाहिए प्रेमाइसेस के अंदर कि क्या क्या चार्जेस वो ले रहे हैं। वेबसाइट्स के ऊपर भी उनको यहां पर उनकी विजिबिलिटी बनानी चाहिए ताकि जो कस्टमर है वो यहां पर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को जब चाहे तब उसको देख पाए। That is related to all banks including the scheduled banks should also display at their offices or branches service charges relating to the following service। तो सर्विस चार्जेस किस चीज के रिलेटेड शो करने हैं वो हम बात कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज, ऐसी सर्विसेज जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। एंड मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन इन द सेविंग बैंक अकाउंट, अगर देखिए आप मिनिमम जो बैलेंसेस के ऊपर चार्जेस लगा रहे हैं, अगर आप मिनिमम बैलेंसेस के ऊपर चार्जेस लगा रहे हैं तो आपको सेविंग बैंक में कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है ये आपको वहां पर नोटिस बोर्ड पर बताना चाहिए। चार्जेस लिवाइड फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस इन दी अकाउंट्स। सबसे पहले ये बताइए कस्टमर को प्रोमिनेंट प्लेस के ऊपर नोटिस बोर्ड के ऊपर कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन कितना करना है। एंड फर्दर साथ के साथ ये बताइए कि अगर वो ऐसा मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करता है तो उसके केस में उसको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है, ये यहां पर आपको बताना होगा। एंड फर्दर आप अगर आउटस्टेशन चेक आपके पास क्लियरिंग के लिए आता है, कलेक्शन के लिए आता है, तो आप उसके लिए कितने चार्जेस लेते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को इसके रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेरीज रहती है। जैसे मान लो कस्टमर ने पहले आपको लोकल क्लियरिंग के लिए चेक दिया, आपने कोई भी पैसा नहीं लगाया, लेकिन जब उसने आपको आउटवर्ड क्लियरिंग दे दी, कोई उसने आउटस्टेशन चेक दे दिया, तो आपने उस टाइम पर उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी, ठीक है, उनके ऊपर चार्जेस लगा, नॉट पेनल्टी, चार्जेस लगा दिए। तो यहां पर वो तो हैरान परेशान रहेगा कि ये चार्जेस क्यों लगाए गए, कितने चार्जेस लगाए गए हैं, तो उसके बारे में उसको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो नोटिस बोर्ड पर अगर लिखा रहेगा तो डेफिनेटली उसको पता चल जाएगा। देन चार्जेस फॉर इश्यू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, अगर डिमांड ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं तो कितने चार्जेस लगते हैं, अगर चेकबुक इशू करते हैं तो कितने चार्जेस लगते हैं अगर एप्लीकेबिलिटी है, अगर नई पासबुक नई अकाउंट स्टेटमेंट दी जाती है तो कितने चार्जेस हैं, अकाउंट क्लोजर के कितने चार्जेस हैं। मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि एक साल के बीच में अगर आपने अकाउंट बंद करवाया तो इतने चार्जेस हैं, अगर नहीं है तो क्या होंगे, ठीक है, वो सब चीज आपको बतानी पड़ेंगी। अगर आप यहां पर डिपॉजिट करवाते हैं या पैसा विड्रॉल करवाते हैं एटीएम लोकेशन के ऊपर तो उसके क्या चार्जेस रहेंगे, यानी कि जो भी यहां पर रेगुलर फैसिलिटीज कस्टमर्स इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसमें किसी भी तरह के चार्जेस लिवाई कर रहे हैं, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये बैंक टू बैंक डिफर कर सकते हैं, बिकॉज बैंक जो है ये अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेने के बाद इन चार्जेस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर ये बैंक टू बैंक डिफर करते हैं तो यहां पर आपको इस चीज का तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। ओके